नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आप सबको सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल समस्या के बारे में सुना है जिसमें मरीज जब खाना शुरू करता है तो कुछ ही कौर के बाद उसके जबड़े जवाब देने लगते हैं और वह अधिक चबा नहीं पाता है। पहले तक तो वह खाना आराम से खा लेता था, लेकिन अब 4 कौर के बाद ही उनके जबड़ों में थकावट होने लगती है और वह खाना बंद कर देता है। वह कहता है अब मुझसे खाया नहीं जाता है। पहले तक तो 2 किलोमीटर आराम से चल लेता था एक ही स्ट्रेच पे, लेकिन अब 10 कदम चलने के बाद ही पैर थक जाते हैं और मन करता है कि अब बैठ जाए। तो आज इसी शारीरिक समस्या के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। मैं हूं डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। माइस्थेनिया ग्रेविस एक लैटिन शब्द है। माइस्थेनिया का अर्थ होता है मसल वीकनेस। मायो अर्थात मसल या मांसपेशी, और एस्थेनिया का अर्थ होता है वीकनेस या कमजोरी। तो माइस्थेनिया का अर्थ हुआ मसल वीकनेस, लेकिन यह एक तरह से मिसनोमर है क्योंकि मसल वीकनेस इसमें होती नहीं है। यह समस्या है नर्व और मांसपेशी के बीच के जंक्शन की, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो यह एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। इसमें दूसरा शब्द है ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। ग्रेविस का अर्थ होता है फैटल, जानलेवा, लीथल या लाइफ थ्रेटनिंग। पहले ज़माने में इस बीमारी का पुख्ता इलाज उपलब्ध नहीं था और सरलता से उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से अधिकांश पेशेंट मौत का शिकार हो जाया करते थे या मौत की कगार पर पहुंच जाते थे, जिस वजह से इस बीमारी को कहा जाने लगा ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज हमारे पास इस बीमारी का बहुत ही अच्छा उपचार उपलब्ध है। तो आइए और थोड़ा विस्तार में इस बीमारी के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है। हम सब के शरीर में मांसपेशी के ऊपरी सतह पर, जहां पर नर्व आकर कनेक्ट होती है, उस जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कि नर्व एंडिंग से रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करते हैं और अपना संदेश मांसपेशी तक पहुंचाते हैं, जिससे कि मांसपेशी में मूवमेंट हो पाती है। मतलब अगर इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई दिक्कत हो जाए तो हमारे ब्रेन से संदेश जो मांसपेशी तक पहुंचता है उसको चलाने के लिए वह पहुंच नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से मांसपेशी काम नहीं करेगी और हमें वीकनेस का अनुभव होने लगेगा। तो इस माइस्थेनिया ग्रेविस में इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं उसके अगेंस्ट इस बीमारी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब इस एंटीबॉडीज के वहाँ पर बाइंड कर लेने की वजह से, रिसेप्टर्स पे बाइंड कर लेने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व से रिलीज हो रहा है वहाँ बाइंड होने के लिए वह बाइंड नहीं हो पाता है। अब जो इन्फॉर्मेशन नर्व से मांसपेशी तक पहुँचनी चाहिए थी वह पहुँच नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। उनमें से मुख्य है AChR एंटीबॉडी, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, जो कि 80% पेशेंट्स में पाया जाता है। इसके बाद सेकंड कॉमन एंटीबॉडी है जिसे हम कहते हैं एंटी मस्क एंटीबॉडी, और तीसरा एंटीबॉडी है जिसे हम कहते हैं एंटी LRP4 एंटीबॉडी। इसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिसमें कि कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, उसके बाद भी माइस्थेनिया ग्रेविस के लक्षण आ रहे होते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है सीरो नेगेटिव माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें भी लक्षण बिल्कुल ही वैसे ही आते हैं जैसे कि एंटीबॉडी के द्वारा किए जाने वाले माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं मरीज को? जो सबसे मुख्य लक्षण होता है वह है ईजी फटीगिबिलिटी, जो कि शुरुआत में मरीज में दिखाई पड़ता है। मतलब आसानी से थक जाना। किसी भी काम को जब शुरुआत करते हैं तब तो आसानी से वह काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है अनावश्यक अधिक वीकनेस आने लगती है, जितना कि एक्सपेक्टेड होता है। और कई मरीजों में यह बीमारी केवल आंख में सीमित होती है, तो उनमें ऑकुलर सिम्टम्स आते हैं, और उनमें मुख्य है डबल डबल दिखाई पड़ना और पलक का नीचे झुक जाना। जैसे मरीज पढ़ रहा है तो अचानक ही जो अक्षर हैं वो थोड़ी देर के बाद डबल डबल दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जिससे कि पढ़ने में असुविधा होने लगती है और कभी कभी धुंधलापन छा जाता है। यह होता है हमारी पलकों को ऊपर उठाने वाली मांसपेशियों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिसे हम कहते हैं लिवेटर पाल्पेब्री सुपरियोरिस, और कुछ मांसपेशियाँ जो आंखों को घुमाती हैं, जिसे हम एक्स्ट्राकुलर मसल्स कहते हैं, उन मसल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यह समस्या होती है। अधिकांश मरीजों में इसकी शुरुआत अंदर की ओर आंख को घुमाने वाली मांसपेशी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं मीडियल रेक्टस पाल्सी। इसके बाद जो मुख्य लक्षण आते हैं वो हाथ और पैरों में आते हैं।
शुरुआत में मरीज को बैठकर ज़मीन से ऊपर उठने में असुविधा होने लगती है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं, जो हमारे हिप के इर्द गिर्द मांसपेशियां हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। इसके बाद जो मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं हमारे शोल्डर के इर्द गिर्द की मांसपेशियां, जिसे हम कहते हैं शोल्डर गर्डल मसल्स। इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से मरीज को ऊपर उठाकर काम करने में असुविधा होने लगती है। ओवरहेड एक्टिविटीज़ में मरीज को अगर हम कहें कि आप ये कुछ सामान है, इन्हें ऊपर के शेल्फ में रख दें, तो उसमें उन्हें असुविधा होने लगती है। तो अगर किसी को सामान को ऊपर उठाकर रखने में असुविधा हो रही है, तो समझना चाहिए कि शोल्डर गर्डल की मांसपेशियां इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होने लगा है। और समस्या जब धीरे धीरे बढ़ जाती है तो मरीज उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है और छोटे छोटे काम करने में भी उन्हें मुश्किलें आने लगती हैं। इसकी खास बात होती है कि इसमें जो डिस्टल मसल्स हैं, जो जैसे हाथ की मांसपेशियां हैं, पंजों की मांसपेशियां हैं, वो यूजुअली अधिकतर पेशेंट्स में अंत तक भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं और उनमें ताकत बनी रहती है। इसके बाद जब बीमारी और बढ़ जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खाना निगलने में तकलीफ होने लगती है। शुरुआत में तो 4-5 कौर खाना निगलने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे 5वां-6वें कौर में आप पहुंचते हैं तो फिर खाना निगलना दूभर होने लगता है, मुश्किल आने लगती है। इस प्रकार के मरीजों को आप कहें कि एक टक ऊपर की ओर देखते रहें, सिर सीधा रहे लेकिन आंखें ऊपर की ओर देख रही हों, तो धीरे धीरे करके पलकें पर्दे की तरह नीचे गिर जाती हैं, जिसे कहते हैं कर्टन साइन। अगर आप उनसे कहें कि थोड़ी देर के लिए हाथों को इस तरह से आगे की ओर एबडक्ट करके रखें, तो थोड़ी देर में हाथ नीचे की ओर गिरने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फॉरवर्ड आर्म एबडक्शन टेस्ट। अगर इनकी पलकें नीचे की ओर गिरी हुई हैं और आप थोड़ा सा आइस का टुकड़ा पलकों के ऊपर रखते हैं, तो थोड़ी ही देर में इनकी ताकत वापस लौट आती है और नीचे झुकी हुई पलक ऊपर उठ जाती है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव आइस पैक टेस्ट। तो यह एक संकेत होता है कि यह बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकती है। ऐसे मरीजों को हम यूजुअली सलाह देते हैं कि वे गर्मी के एनवायरनमेंट से बचें, गर्मी के दिनों में खासकर गर्मी का ध्यान रखें, क्योंकि जो एंजाइम एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करती है, उसकी एक्टिविटी गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, जिससे कि एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होने लगता है और बीमारी की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस बीमारी में खाना निगलने में भी दिक्कत होने लगती है, तो कई मरीज पहले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गले की तकलीफ है, या वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये थ्रोट की समस्या है, और बाद में वे न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिफ़र किए जाते हैं। तो इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? इसमें 3-4 मुख्य टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक है नियोस्टिग्मिन टेस्ट, जिसमें कि एक इंजेक्शन लगाकर मसल्स के इंप्रूवमेंट को देखा जाता है। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं उनमें से मुख्य है रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसे आरएनएस टेस्ट भी कहा जाता है। फिर है सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट, और फिर एंटीबॉडीज़ की जांच, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी मस्क एंटीबॉडी, एंटी LRP4 एंटीबॉडी। और अधिकांश मरीजों में सीटी चेस्ट भी कराया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में थाइमस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया दिखता है अधिकतर मरीजों में, और करीब 10% पेशेंट्स में थाइमोमा नाम का कैंसर भी चेस्ट के ऊपरी हिस्से में मिलता है। तो क्या है इस बीमारी का इलाज? जैसा कि हम पहले बता रहे हैं कि इस मरीज में अधिकतर पेशेंट्स में आकुलर माइस्थेनिया होता है, मतलब आंखों को ही केवल इन्वॉल्व करता है। तो इनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अधिकतर पेशेंट्स में आ जाता है सिंपल दवाइयों से, जिनमें से मुख्य है पायरिडोस्टिग्मिन। इसके अलावा जिन्हें केवल पायरिडोस्टिग्मिन से आराम नहीं मिल रहा हो, उनमें स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेशन का उपयोग किया जाता है। वैसे ही जनरलाइज्ड माइस्थेनिया में भी पायरिडोस्टिग्मिन, स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशंस के द्वारा अधिकतर पेशेंट्स को आराम मिल जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अधिकांश मरीजों को लंबे समय तक दवाई लेने की आवश्यकता रहती है, लेकिन वे अधिकांश लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर आप उनसे मिलें तो शायद आपको पता ही न लगे कि उनको ये माइस्थेनिया की बीमारी है। और शायद आपको पता भी होगा कि एक बड़े ही मशहूर बॉलीवुड अभिनेता को भी यह बीमारी है और वे अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस बीमारी में मुसीबत तब आती है जब कुछ पेशेंट्स क्राइसिस में एंटर कर जाते हैं, माइस्थेनिक क्राइसिस में, जिसमें कि सांस में दिक्कत होने लगती है और खाना निकलने में दिक्कत हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर सही समय पर उपचार ना मिले तो वे वेंटिलेटर पर जा सकते हैं और यह स्थिति लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन अगर कोई मरीज सही समय पर अस्पताल पहुंच जाए, मतलब जब उसे सांस की तकलीफ शुरू हो रही है उस समय ही अगर वो अस्पताल पहुंच जाए, तो इस लगभग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। और इसका उपचार होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और प्लाज्मा एक्सचेंज। अधिकतर मरीजों को इन दोनों में से कोई भी उपाय किए जाएं तो आराम मिल जाता है।
और जिन मरीजों में आराम नहीं मिलता उनमें और भी दूसरे इम्यूनोसप्रेशन इंजेक्शन उपलब्ध हैं जिनसे भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो कुछ ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमने आपको माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में दी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न आपके जहन में शेष रह गए हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वीडियो आपको सुनना है या समझना है या जानना है किसी विषय पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो समय समय पर आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।